पाकिस्तानी रुपए के साथ बुराई आ रही है पिछले 20 सालों में, वो हमने इस साल देख लिया। अब मुझे लगता है यहाँ से स्टेबल हो जाएगा। नहीं, हम देखते हैं 10th ग्रेड में था तो मेरे फादर ने मुझे पहली गाड़ी दिला दी थी। आती थी। ठीक है ना, दिला दी थी, पर्सनल गाड़ी। क्रिकेट बहुत खेलता था और मैं इंग्लैंड में भी अपनी फर्स्ट टीम में था। अच्छा। हाँ, मेरे जितने दोस्त होते थे वो सारे डफर होते थे। दिल वाला काम करे, जो इसमें दिल है वो काम हाँ, करे। तो मेरे सीईओ के पास टोयोटा कोरोला थी और थोड़ी सी पुरानी थी, मेरी ज्यादा अच्छी गाड़ी थी इससे। ठीक है, इसीलिए देखे ना नेशनल मैरिज खान साहब के साथ हो गई। पाकिस्तान को अब जिंदगी से निकाल नहीं सकते। ठीक, मैं इस्तेमाल हो जाऊं पाकिस्तान की तरक्की में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किताब प्रेजेंस बातों की बात पर सलमान आरिफ। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो है कि इकोनॉमिस्ट हैं और उसी के साथ साथ पीटीआई के स्पोक्स पर्सन भी हैं और आजकल क्या नाम है, हमें टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने काफ़ी फील्ड में नाम बनाया और लोग उनको काफ़ी नामों से जानते हैं। सबसे पहले तो लोग उनको बोलते हैं फाइनेंशियल गुरु, और उसी के साथ लोग उनको इकोनॉमिक गुरु भी बोलते हैं और कोई उनको स्टॉक मार्केट गुरु भी बोलते हैं। माशाल्लाह उनको इस फील्ड में 15 साल हो गए। अब आप समझ तो गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं। सोचें, चले बता ही देता हूं आपको। द वन एंड ओनली मुजम्मिल असलम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच सलमान। आप ठीक है? कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है और अब देखते हैं कि आप किस तरह कैरी करते हो और मैं कैसे कैरी करता हूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, पहला सवाल, लोग ये बोलते हैं कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? मेरी क्वालिफिकेशन जो है ना, मैंने 3 मास्टर्स किए हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। और मेरा पहला जो मास्टर्स था वो था मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। सही। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा था। उसमें बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, कोई इतनी स्पेशलाइज इकोनॉमिक्स नहीं थी। तो वहीं पे यूनिवर्सिटी में एक इदारा था, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर। ये फेडरल गवर्नमेंट फंडेड, जो एमएससी इकोनॉमिक्स या एमए इकोनॉमिक्स करके निकलते थे उनको पीएचडी कराता था। तो वहाँ पे मैंने टेस्ट दिया, मैं पास हो गया। इंटरव्यू दिया तो वो भी क्लियर हो गया। तो आई वॉज फर्स्ट नॉन इकोनॉमिस्ट अपने उस बैच में जो सेलेक्ट हो गया उस इकोनॉमिक्स की एमफिल प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ पे 1 साल होता था, जैसे टीचिंग होती है ना, सेमेस्टर्स होते हैं, एमएएस इकोनॉमिक्स कहते हैं उसको। तो वो मैंने एमएएस वहाँ से किया। जब वो मैंने स्टार्ट किया तो मुझे अच्छी तरह आज भी याद है कि पहला दिन था तो आपके साथ सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट और आपने एक बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी हो। तो टीचर ने उनके लेवल से शुरू किया था जहाँ उन्होंने ख़त्म किया हुआ था। अच्छा। मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई। 3-4 दिन में जाता रहा, लिटरली मैंने डिसाइड किया कि यार छोड़ देना चाहिए, नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो पहला सेमेस्टर देख लेते हैं, फेल ही होंगे ना ज़्यादा, तो हमें कौन सा प्रॉब्लम होगा। तो मैंने पहला सेमेस्टर, मुझे याद है 18 घंटे पढ़ता था बैठ के। अच्छा, 18 घंटे में पढ़ता था। और फिर उसके बाद जब पहला सेमेस्टर दिया तो मैं क्लियर हो गया, तो मेरा और उनका लेवल इवेंचुअली बराबर हो गया। अच्छा। और 1 साल में मैंने वहाँ पे जो है मेरी डिस्टिंक्शन आ गई थी और मैं मतलब स्कॉलरशिप भी मिल गई थी वहाँ से। मतलब वहाँ उन्होंने एक इंसेंटिव रखा हुआ था कि जो टॉप आएगा तो उसको हम टॉप 2-3 लोगों को स्टाइपेंड देंगे महीने की, कोई 5,000 या 7,000 थी। फिर वहाँ से जब मुझे बहुत शौक हुआ इकोनॉमिक्स पढ़ने का, तो मैं फिर इंग्लैंड चला गया। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, वन ऑफ द टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है यूके की, वहाँ मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ था। अच्छा। जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अभी जो है इस इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से जहाँ मैं पीएचडी करने आया हूँ, आई थिंक कि मुझे इनका मास्टर्स करना चाहिए वापस से। मैं अपने टीचर के पास चला गया, डीन के पास। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं जो हूँ आई एम रेडी फॉर पीएचडी, आई नीड टू स्टडी 1 more year मास्टर प्रोग्राम। उसने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा यस आई एम श्योर। उसने कहा फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस, यू आर डिमोटिंग योरसेल्फ। मैंने कहा यस आई एम डिमोटिंग माई सेल्फ। तो उन्होंने फिर मुझे जो है
एडमिशन ले दिया क्योंकि उसी वक्त शुरू हुआ था एमएससी। मैंने फिर वहाँ से इंग्लैंड से एमएससी इकोनॉमिक्स किया। एमएससी इकोनॉमिक्स किया, एंड में मेरी डिस्टिंक्शन आई वहाँ पे भी। अच्छा। और मेरा पीएचडी में एडमिशन था, लेकिन बाय दैट टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अगर स्कॉलरशिप ये देंगे तो मैं पढ़ूंगा, वरना मैं अपने पेरेंट्स के पैसे नहीं वेस्ट करूँगा। तो मेरा और एक ग्रीस का लड़का था, अच्छा। मेरा क्लास फेलो था, हम दोनों में मुकाबला था कि दोनों में से एक को मिलेगी, लेकिन फाइनली उसको मिल गई और उसने स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें हम नेक्स्ट ईयर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। तो मैं फिर पाकिस्तान आ गया था। हाँ, मतलब इकोनॉमिक्स जो बच्चे आजकल कहते हैं हमें नहीं पढ़ना, अच्छा आपने इसमें डबल ट्रिपल मास्टर्स कर लिए। अच्छा, एक और चीज़, अभी एक और सवाल की तरफ जाते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? फैमिली बैकग्राउंड एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक। बिजनेस फैमिली से भी वो वाला ताल्लुक नहीं कि कोई बहुत हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली हो, एक नॉर्मल बिजनेस फैमिली। फादर मेरे जो है पहले मैन्युफैक्चरर थे, फिर उसके साथ वो जो इम्पोर्टर एंड ट्रेडर भी थे। तो एक ये फैमिली में बैकग्राउंड था। जितने कजन्स वगैरह थे यूजुअली पढ़ के जो है नौकरी का कोई रिवाज नहीं था हमारी फैमिली में, वो अपने कारोबार में जाने का रिवाज था। तो इतने कोई हाईली क्वालिफाइड मेरे कजन्स नहीं थे, यानी कि किसी ने कोई बीकॉम पे छोड़ गया, कोई जो है इंटरमीडिएट करके छोड़ गया, और कोई मतलब इस तरह का नहीं था। और दूसरा कोई हमारी फैमिली में कोई इस तरह के भी लोग नहीं थे कि ब्यूरोक्रेसी में हो, सरकारी मुलाजमत में हो। तो इट्स अ स्टैंडर्ड बिजनेस फैमिली। नहीं, मेरा ये भी सवाल कि आपके फादर का क्या सपोर्ट था? आप क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स में आए एंड आपने ये किया, तो फादर ने अब क्या? देखिए, मेरे फादर ना ही वाज मोर लाइक अ फ्रेंड, और मैं उनका बड़ा बेटा था। तो वो जो है क्योंकि बिजनेसमैन थे और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जैसे कहते हैं कि अपने ज़माने के हिसाब से पैसे वाले कह लें, लेकिन वो जो है बड़े एक एजुकेटेड बिजनेसमैन थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम किया था 1970s में। तो वो एक उस ज़माने में एक अच्छा वो माना जाता था कि बंदा पढ़ा लिखा है। तो वो हमारे घर में बिजनेस रिकॉर्डर अखबार आती थी। अच्छा। तो जब वो मेरे वालिद साहब जो है, मेरे फादर जो है, वो रिलीजियसली बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ते थे इस वक्त। तो मैं जो है वो अक्सर वो लेके पढ़ता था और वो मुझे पढ़वाते भी थे। और जब स्कूल की समर्स की छुट्टियां होती थी तो वो मुझे अपने साथ ऑफिस लेके जाते थे। तो और मैं उनके साथ ऑफिस जाता था, आता था। अगर उनकी कोई पेमेंट आती थी तो वो काउंट करते थे, तो मुझे कहते थे तुम भी काउंट करो। मैं भी काउंट करके देखता था। तो उस तरह करके ना मेरा मतलब एक इंटरेस्ट बना ये इन द फील्ड ऑफ मतलब बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं इकोनॉमिक्स की तरफ जाना नहीं चाहता था। मैं तो इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग की? हाँ, और जब मैंने सेकेंड ईयर किया तो मेरे इंजीनियरिंग में 1 या 2% से या 3% से मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था। तो वो नंबर कम आए तो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से मैं फिर कॉमर्स में चला गया। कॉमर्स से मैंने जो है फिर ये इकोनॉमिक्स की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से जब मैं इंग्लैंड से पढ़ कर आया तो क्योंकि पैशनेट था मैं, तो मैंने कैपिटल मार्केट ज्वाइन की। सही है। स्टॉक मार्केट एज एन इकोनॉमिस्ट। खादिम अली शाह बुखारी, सही। उसका मैं पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट था। पहले साल में ही जो है मुझे मीडिया ने पिकअप कर लिया। मेरी जो रिसर्च रिपोर्ट्स निकलती थी, मीडिया हमें लेता था कॉल करके, जियो बाकी चैनल्स, कि आपने आज ये रिपोर्ट निकाली है, इसमें आपने कहा ये इंटरेस्ट रेट ये हो जाएगा, इकॉनमी में हो। तो वहाँ से जब मीडिया ने पिकअप करना, एक मीडिया ने शुरू किया तो सारे मीडिया ने पिकअप। और उस ज़माने में, ये 2004-05 की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में अगर ये जो मीडिया, आप तो छोटे हो, ये 2002-03 से ही आया है। अच्छा। पीटीवी के ये जियो वगैरह 2001-02 में ही आया। तो ये जितने एंकर्स हैं, हमारा करियर वाइज जो है ना एज बराबर ही है। जैसे बाकी तो वो मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वैसे तो प्रिंट में बहुत पुराने थे, जैसे 1970s 80s के भी हैं, 90s के भी लोग हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में हम इनके साथ ही जो है ना
मुझे अच्छी तरह याद है कि आज टीवी लॉन्च हुआ था, तो उसका मॉर्निंग शो में मनी मार्केट्स था, तो उन्होंने, उनके मालिक ने मुझे कहा था कि आप 2-3 महीने के लिए कर दें, तो वो भी मैंने स्टार्ट में किया था। वो करते रहे, तो फिर जब टॉक शोज में बैठना शुरू किया तो पॉलिटिशियंस भी बैठना शुरू हो जाते सर। तो एक पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्पेस है, मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं था, लेकिन एक वो दे नो मी कि भाई ये लड़का आता था, ये इकोनॉमिक्स में बात करता था, ये वो करके। तो वो जो है एक बहुत 12-13-14 साल का जर्नी था। इवेंचुअली 2018 में जब मैं मतलब अपने करियर से मैंने अपने करियर में 2 या 3 जॉब चेंज किए। आई वॉज नॉट द पर्सन कि वो अपनी जॉब चेंज करता रहा है ये वो करके। तो और मैंने अपना जो करियर है वो काफ़ी मतलब तेज़ी से जो है ना उसमें, मतलब एक एनालिस्ट से मैं CEO तक 13 साल में बन गया। फिर मैंने अपना ब्रोकरेज हाउस भी ले लिया था। फिर 2018 में मैंने अब डिसाइडेड टू मतलब क्विट कैपिटल मार्केट। और मैंने एक, जैसे अभी आप ये कर रहे हैं, मैंने एक फेसबुक में पेज बनाया था मुजम्मिल डेस्क के नाम से। तो उसमें मैंने अपनी छोटी छोटी वीडियोस डालना शुरू कर दी थी। तो फिर PTI की गवर्नमेंट आ गई, असद उमर ने अप्रोच किया, फवाद चौधरी ने अप्रोच किया, असद उमर हट गए, फिर बात रह गई। फिर जब शौकत तरीन आए तो उससे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ही मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। देन दे ऑफर्ड मी कि यार आप हमें ज्वाइन कर लो एज अ स्पोक्स पर्सन फाइनेंस मिनिस्ट्री। मैंने कहा ठीक है, और इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वहाँ से जो है PTI ज्वाइन की, तो आज मतलब आई एम द पार्ट ऑफ PTI इकोनॉमिक लीडरशिप टीम। सही। अच्छा, अब एक और सवाल की बात करें। आजकल जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन हो चुके हैं, जो बच्चे हैं आजकल के स्टूडेंट जो OA लेवल कर रहे हैं, सबको बाहर जाना है और डॉलर इतना बढ़ गया है कि काफ़ी बच्चे बाहर नहीं जा पाए। उनको था कि हम बाहर जाएंगे। तो आपके हिसाब से बच्चों को अब क्या करना चाहिए, जो अभी मतलब जो जिनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है और बाहर भी जाना है? पाकिस्तान में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं रहना, तो फिर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो इसीलिए बच्चे हैं, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, इवेंचुअली तो वापस इधर ही आते हैं सारे। मैं भी पढ़ने गया था ना, मेरे पास तो उस ज़माने में अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपना PhD कर लेता तो मुझे UK का पासपोर्ट मिल जाता। उस ज़माने में 5 years एज ए स्टूडेंट आप UK में रह लें तो दे गिव यू मतलब वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट और मैं पाकिस्तान आ गया। तो अभी भी जो लोग जाते हैं पाकिस्तान से बाहर और यही बोल के आजकल के हालात देख के तो बस हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, ठीक है ना। लेकिन आई कैन बेट विद यू कि वो जाके वहाँ पे सक्सेसफुल भी होंगे, वहाँ पैसे भी बनाएंगे, बट दे विल रियली मिस पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान को आप ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, ठीक है। और इवेंचुअली जब उनके हाथ में कुछ पैसे आएंगे, हुनर आएगा, तालीम आएगी तो उनका माइंड चलेगा वापस कि पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप UK में जैसे मैं मास्टर्स करके पाकिस्तान जब आया तो मैं अगर उधर ही UK में रहता तो उस साल 1.5 लाख ग्रेजुएट हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट UK में। अच्छा, 1.5 लाख। तो सिर्फ 10% या 15% को जॉब मिलती थी। अच्छा, जो उसके लेवल के हिसाब से मैनेजमेंट लेवल की है वो। बाकी जो है कोई फिर और जॉब करता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था। हर कोई नहीं वहाँ पे जॉब मार्केट में नहीं था, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं फिक्स हो सकता। इसी तरीके से आप अभी देख लें पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे जब बाहर से पढ़कर आते हैं, लड़के लड़कियां, तो दे डोंट गेट जॉब हियर ऑल्सो, ठीक है ना। तो क्योंकि मैनेजमेंट जॉब या जो वो वाली जॉब्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं क्रिएट हो रही पाकिस्तान में भी, ठीक है। इसी तरह बाहर भी यही हाल है। यू नीड टू बी सुपर स्मार्ट, सुपर लकी, और आप क्लिक कर जाए तो ये चीज़ें, वरना तो आपको आपके हिसाब से जॉब नहीं मिलती। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब आप बाहर जाते हैं, जब आप ग्रो करते हैं, तो आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि यहाँ गैप्स क्या हैं। और मैंने जो किया भाई, अगर मैं पाकिस्तान जाके करूँगा तो और अच्छा कर लूँगा, आई विल बी गेटिंग मोर मनी, मोर एक्सपोजर। तो वो इवेंचुअली लोग आ जाते हैं पाकिस्तान में और दे इन्वेस्ट। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट थोड़ा सा अभी बुरा हुआ है, बट पाकिस्तान इज़ अ वेरी सिक्लिकल कंट्री। मतलब पाकिस्तान जितना तेज़ी से डिप करता है उतनी तेज़ी से रिकवर भी करता है। तो अभी सेंटिमेंटली सारे थोड़े से डाउन है, बट आई एम श्योर कि अभी 2 साल पहले की बात है, कोविड क्या था, एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। यस, एक्सपेंशन हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था।
तो और ये मैंने 2008-9 में भी देखा था, 2018 में भी देखा था, 98-99 में भी देखा था, ठीक है ना। एवरीबडी वांट्स टू एग्जिट, एवरीबडी वांट्स टू लीव पाकिस्तान, बट एट द सेम टाइम जब वहाँ पे सेटल हो गए तो यहाँ पे घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, तो इवेंचुअली जो है वो आएंगे इधर ही। सही। चले अब एक और सवाल। चले आपने कहा माशाल्लाह आपने बहुत पढ़ाई की, स्कूल में कैसे थे? स्कूल में कैसे थे और पेरेंट्स का क्या था? आजकल के पेरेंट्स बड़े होते हैं बच्चे के पढ़ाई के वाले से कंसर्न कि नहीं पढ़ रहा नहीं कर रहा। आप जब स्कूल में थे अर्ली से मतलब क्लास 5-6 में, तो आप कैसे थे अपनी पढ़ाई वगैरह में? हमेशा टॉप 5 में आता था। टॉप 5 में आते थे? फर्स्ट 3 पोजीशंस में कभी नहीं आया, टॉप 5 में आता था। कभी बीच में एक आध साल बैड हो गया तो टॉप 10 में आ गया हूँ, ठीक है ना। मतलब 7-6-7 रैंक आ गया होगा, 8 रैंक आ गया। मतलब पहले से पढ़ने वाले थे आप? मतलब मैं मेरा जो 2 प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम ये था कि मैं रट्टा नहीं लगा सकता, आज भी नहीं लगा सकता, ठीक है। दूसरा ये कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाए ना, तो जब वो टीचर बता रही होती थी ना, तो मैं उसको साथ ही फॉलो कर लेता था, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि मैं कभी भी फ्रंट सीट में नहीं बैठ सकता, आई एम अ बैक बेंचर। और मेरे जितने दोस्त होते थे वो सारे डफर होते थे। मतलब वही बात है, बैक बेंचर एंड टॉप 5 टॉप 10 में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब वो डफर होते थे, वो जो है मैं बड़ा छोटा सा पतला सा ये होता था, और जो बैक बेंचर होते हैं जरा से चौड़े होते हैं, आपने देखो लंबे भी होते हैं, ठीक है ना। वो 2-4 साल 1-2 क्लासें फेल भी हुए होते हैं वो, तभी वो आपके साथ, हाँ वो जो होते हैं ज्यादातर वो वाले होते हैं। तो वो मेरे बॉडीगार्ड्स होते थे, बॉडीगार्ड्स होते थे। हाँ, तो मैं इन रिटर्न उनका फेवर ये करता था, मैं उनको चीटिंग कराता था, मैं उनके एग्जाम में हेल्प करता था या उनके होमवर्क कर देता था। तो ये एक हमेशा से मेरा रहा है, मतलब फ्रॉम स्कूलिंग टिल यूनिवर्सिटी। मेरे जितने भी दोस्त होते थे ना, वो सारे के सारे मतलब पढ़ाई में जो है कमजोर और बाकी चीजों में आगे वाले होते थे। चलिए ये सवाल तो हुआ। अब ये कि मुजम्मिल असलम की पसंदीदा गाड़ी कौन सी है जो वो पसंद करते हैं? कि हर बंदे की गाड़ी पसंदीदा होती है कि मैं ये लूंगा, जब कुछ बन जाऊंगा तो मुझे गाड़ी लेनी है। अच्छा, मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा हूँ। मैं जब 10th ग्रेड में था तो मेरे फादर ने मुझे पहली गाड़ी दिला दी थी, ठीक है ना, दिला दी थी पर्सनल गाड़ी, ठीक है। और उसके बाद से मेरे पास गाड़ी, जब मैं पाकिस्तान पढ़ के आया वापस, तो मेरी जॉब का पहला दिन था। उस जमाने में होंडा सिविक आई हुई थी पाकिस्तान में, तो मेरे फादर ने मुझे मेरी होंडा सिविक दिलाई थी, ब्रांड न्यू 0 मीटर। और जब मैं जॉब में गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे सीईओ के पास टोयोटा कोरोला थी और थोड़ी सी पुरानी थी, मेरी ज्यादा अच्छी गाड़ी थी इससे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने 1 साल में मुझे कंपनी ने टोयोटा कोरोला GLI 0 मीटर दी, अच्छा, ठीक है। और 3 साल या 4 साल बाद मैंने लाइफ में अपनी पहली मर्सिडीज खरीद ली थी। अच्छा माशाल्लाह। 2004 में मैंने जॉब स्टार्ट की थी, 2009 में मैंने अपनी पहली मर्सिडीज खरीद ली थी, ये अचीवमेंट, ठीक है ना। और तो मैंने इसके बाद जो है लैंड क्रूजर भी ली। अब मुझसे आप पूछें तो आई लाइक टू ड्राइव हाइब्रिड कार्स। और सॉफ्ट होती है ड्राइविंग में, सॉफ्ट नहीं, पैसे बचाती है और आवाज भी नहीं आती इसकी चलाने में, ठीक है ना। और मुझे कोई फैंसी गाड़ियां चलाने का, मेरे पास फैंसी गाड़ी भी है, लेकिन मैं महीने में 1 दफा निकाल लूँ उसको बहुत बड़ी बात है। आई ऑलवेज ड्राइव माई हाइब्रिड। और इसके अलावा मेरे पास एक 2 डोर घर पे गाड़ी है, अच्छा, जो हम शेयर करते हैं सारे। तो वो जो है 1000 सीसी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कार है, टोयोटा IQ। ज्यादा कोशिश करते हैं कि जब छोटे मोटे काम हो तो उसी को, और जब मैं अकेला घूम रहा हूँ तो उसी को चला रहा होता हूँ। तो अब जो है वो वाला चाम निकल गया है कि मेरे पास ये गाड़ी हो वो गाड़ी हो, मतलब आई एम अबव इट। और वो है भी, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां नहीं है, मेरे पास गाड़ियां हैं, लेकिन आई प्रिफर स्मॉल, इकोनॉमिकल, सर पे वो ना। और आपको जब लोग देख रहे होते हैं ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने पहली जीप ली थी तो मैं रोड पे लेके निकला, तो अब तो बहुत हो गई है ना जीपें, उस जमाने में नहीं थी, 2011-12 की बात है, इतनी ज्यादा नहीं थी कॉमन। नहीं। जब मैं रोड पे निकला तो मैं ऐसा लगा कि मैं बहुत ऊंचा बैठा हूँ। तो वो जब गाड़ी, उसके मेरे ना रिम भी बहुत खूबसूरत थे, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी थी। तो जब सिग्नल में खड़ी होती थी हर कोई देखता था, देखना प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा लगता था मैं ऊपर बैठा हूँ और मैं नीचे देख रहा हूँ। तो मेरे अंदर एक मुझे शाइनेस सी हुई कि ये मुझे देख रहे हैं सारे सिग्नल पे। तो वो मैंने एक
3 दफा चलाई होगी, 3 महीने गाड़ी घर खड़ी रही, फिर मैंने बेच दी उसको, मैंने नहीं चलाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी जाइंट बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ। हाँ, मतलब आई नीड टू ड्राइव स्मॉल स्मार्ट कार्स, खूबसूरत हो, इतनी लंबी चौड़ी ना हो कि इधर पार्क करने में प्रॉब्लम हो, ये हो, ये सारी। अच्छा, और मुज़म्मिल असलम की खाने की चीज़ क्या बस होता है ना कि एक बंदे को चीज़ पसंद होती है खाने की, ये बार बार खा सकते हैं, ऐसी कोई फेवरेट फूड आइटम? यार देखो, आज भी ना, वैसे तो मेरे बहुत टेस्ट चेंज हुए। मैं बचपन में गोश्त नहीं खाता था, अच्छा, सी फूड नहीं खाता था, अब मैं गोश्त खाता हूँ, सी फूड खाता हूँ, फाइन डाइनिंग करता हूँ। छोटे होते थे हम रोस्ट खाते थे, टिक्के खाते थे, वो हमारा बेस्ट फूड होता था, ठीक है ना। बट जो मेरे बचपन की फेवरेट स्ट्रीट फूड है ना, वो आज भी मेरे फेवरेट है। स्ट्रीट फूड? हाँ, जैसे ये खट्टे आलू, चने की चाट, ये वो, आज भी मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं महीने 2 महीने में ये चीज़ें खाता हूँ और फिर अपना पेट खराब करता हूँ, ठीक है ना। रोज खाने चले जाऊंगा, टिक्के खाने के लिए चले जाऊंगा, ठीक है ना। तो आज भी मेरा जो अंदर जो वो है ना, मेरा मैं आई एम लिविंग माय बचपना, उसको मैंने कभी भी वैसे ही होना चाहिए। हाँ, मैंने मतलब अपनी एज के हिसाब से अपने फूड को बहुत चेंज किया और फाइन डाइनिंग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आज भी मेरी प्रायोरिटी यही है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, और उसी के साथ साथ फेवरेट डेस्टिनेशन आपकी कौन सी जो है कि बस मैं बार बार वहाँ जाते रहूँ? एक कोई होता है ना, लंदन, क्या खासियत वहाँ की? यार पढ़ा हुआ ना मेरा, अब पहली दफा मैं इंडिपेंडेंटली बाहर गया, यूके गया, तो वहाँ पे मैंने 1.5-2 साल अकेला रहा और बहुत एंजॉय किया मैंने उसको, उधर की लाइफ को। तो और फिर उसके बाद जब मेरी जॉब भी हुई तो हम कॉन्फ्रेंसेस के लिए लंदन जाते थे, तो उसके बाद भी मैं बहुत गया हूँ, 20 बच्चों के साथ भी बहुत गया हूँ। तो मुझे वो ऐसा लगता है कि बड़ी इजी कंट्री है और इजी टू लिव, इजी टू रोम अराउंड, ठीक है ना। शॉपिंग बहुत अच्छी है वहाँ की। चलिए, अभी सवालात तो हो गए, अभी हमारे पास माय किताब प्रेजेंट्स पील द बोर्ड है, आपको बड़ा मजा आएगा वो करने में। ये रहा, क्या करना है आप बताएं। पील, आप उसको पील करते रहेंगे, सवाल निकलते रहेंगे, आप देते रहेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया। मर्सिडीज आपने ले ली थी। अभी भी है? अभी भी है जी। 46 माशाल्लाह। Why did MA sorry यार, this profession I love making sense, investment sense, अच्छा, हर चीज में, सही, ठीक है ना। चाहे मतलब बहुत अनयूजुअल सी चीज भी होगी, आई लव मेकिंग सेंस इन इन्वेस्टमेंट्स। आपने किस तरह उसको ट्रांसलेट करना है अपनी हॉबी को इनटू इन्वेस्टमेंट्स। तो ये मेरा एक समझ लें कि मेरा हिडन टैलेंट था जो मुझे अल्लाह ताला खुद ब खुद उस तरफ ले गए। अच्छा, मतलब वो ले गए। हाँ, मतलब बाय चॉइस नहीं था, मैंने जैसे आपको बताया, बाय चॉइस नहीं था। हाँ, लेकिन जब वो मैं गया तो खुद ब खुद मुझे, मैंने इसको पसंद आना शुरू हो गई चीजें। एग्जैक्टली। और उसके बाद मेरी पहली जॉब जो है बजाय बैंक की जगह स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट में थी, एज अ रिसर्चर थी। तो वो उसने मुझे मजीद जिसे कहते हैं ना कि रिफाइन किया और मजा आया उसको काम करने में। इफ नॉट इकोनॉमिस्ट देन व्हाट? स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन? क्या? क्रिकेट बहुत खेलता था और मैं इंग्लैंड में भी अपनी फर्स्ट टीम में था। अच्छा, हाँ, मतलब ये था नहीं होगा तो ये कर लेंगे। इसीलिए देखे ना, नेशनल मैरिज खान साहब के साथ हो गई। Who is my favorite actor? मैंने तो अंग्रेजी फिल्में बहुत कम देखी हैं। हाँ, इंडियन ज्यादा। नहीं, इंडियन का पूछ रहे हैं भैया, आप जो आपको। तो मेरी जो मतलब ऑल टाइम फेवरेट अगर आप कह लें, शाहरुख खान मुझे पसंद है। देवदास, शाहरुख खान। देवदास,
एमए पैशन, मतलब पैशन? मेरा पैशन ये है कि आई शुड बी रिकग्नाइज कि मैंने जो है मतलब जो कुछ किया है विदाउट एनी ग्रीड किया है, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट किया है, और पाकिस्तान को जो है मतलब मैं इस्तेमाल हो जाऊं पाकिस्तान की तरक्की में। एमए हॉबी? ट्विटर। नहीं हम देखते हैं। ट्विटर एंड पॉलिटिक्स। यस, योर व्यूज ऑन गोल्ड, स्टॉक एंड स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट से दो फायदे हैं। एक तो आप पैसे कमा सकते हैं, मैं इतना लकी नहीं हूँ, मैं एवरेज पैसे कमाता हूँ वहाँ जैसा लोग बहुत कमाते हैं। नहीं इस एंड में था कि अभी पाकिस्तान जो हालत हो गए हैं, तो अभी डॉलर का क्या होगा, गोल्ड का, स्टॉक मार्केट का नाम अभी कहाँ, लेकिन हर stand एसेट करेगी? क्लास करना वक्त आता है, वक्त आता है। ठीक है ना। हर एसेट क्लास, ऐसा नहीं हो सकता कि गोल्ड इज मतलब गोइंग टू बी डस्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक्स विल बी डाउन फॉर एवर, ऐसा नहीं हो सकता कि जो है रुपी जो है हमेशा नीचे जाता रहे, ठीक है ना। साइकिल्स आती हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं, हर इकोनॉमिक साइकिल पे जो है ना उस वक्त का वो प्रिफर्ड एसेट क्लास होता है वो, और लीस्ट प्रिफर्ड एसेट क्लास होता है। आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमिक साइकिल में स्टॉक्स जो है लीस्ट प्रिफर्ड है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, ठीक है ना, ग्रोथ स्लो है। जैसे ही चीज़ें टर्न अराउंड होना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान के इम्बैलेंसेस, तो स्टॉक विल बी द प्रिफर्ड एसेट क्लास। सही। गोल्ड एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, सही है। जब दुनिया में इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड लिया जाता है। गोल्ड इस वक्त भी नियर ऑल टाइम हाई है, दुनिया में अनसर्टेनिटी है। मैं एडवाइस हमेशा से ये करता हूँ कि आपके पास अगर 100 रुपये है ना, तो 5 रुपये 10 रुपये का गोल्ड जरूर लेके रखें, ठीक है ना। अब सही। पाकिस्तानियों के लिए एडवांटेज है कि आप उसको खरीद भी सकते हैं और इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी बीवी के थ्रू, ठीक है ना। तो हमेशा जो है ना स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड, स्टॉक मार्केट। और डॉलर की बात मैंने आपको बताई कि इसमें पाकिस्तान के हर चौथे साल पाकिस्तानी रुपए के साथ बुराई आ रही है पिछले 20 सालों में, वो हमने इस साल देख लिया। अब मुझे लगता है यहाँ से स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हाँ, मतलब वो जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 350 400 जगह, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी यूट्यूब चैनल है। यस, हाँ ये सवाल है। मेरा एक चैनल था मुज़म्मिल ज़ेस्क, मैंने 3 साल पहले बनाया, 2 साल पहले बनाया, और उसको मैं मोबाइल से अपनी वीडियो बना के, मेरी एक ऑफिस में कुलीग होती थी रिमे साहब, वो मेरे लिए डाल देती थी। तो कभी बूस्ट नहीं, कभी कुछ नहीं किया। आज भी उसके सब्सक्राइबर्स शायद 16,000 होंगे। वो मैंने 3 महीने में अचीव कर लिए थे। अच्छा माशाल्लाह, 3 महीने में, और 3 महीने के अंदर ही मेरी मोनेटाइजेशन भी शुरू हुई। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके कुछ ही अरसे में जो है फिर मैं गवर्नमेंट में चला गया था, तो फिर मैं उसमें लेजी हो गया। गवर्नमेंट में था, कर नहीं सकता था, मतलब वो लोग कहते कि भाई अपना यूट्यूब भी चला रहे हो और आप स्पोक्स पर्सन भी हो। तो फिर उसके बाद भी जो है आई एम बीइंग लेजी अब, बट आई एम थिंकिंग टू रीस्टार्ट इट। मैं ट्विटर पे अपनी वीडियोस लगाता रहता हूँ। अच्छा। जैसे आज सुबह भी एक वीडियो किया, इसी तरह लगा दी, तो 40,000 व्यूज थे। ऑन एन एवरेज 50,000 60,000 व्यूज मेरे नॉर्मल वीडियो में आ जाते हैं। अच्छा। यूट्यूब पे नहीं, बस ट्विटर में ऐसे, ना कुछ अच्छा। की एडिटिंग, ना उस पर कुछ। तो काफ़ी फेमिलियर फेस हूँ, और पीपल लाइक टू लिसन। मेरे को ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, दे जस्ट वांट टू हियर के व्हाट इज गोइंग ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। चले और सवाल की तरफ जाते हैं। अभी 2023 में 12 लाख पाकिस्तानी बाहर चले गए फर्स्ट हाफ में, तो मतलब आगे भी काफ़ी लोग बाहर जाएंगे, तो आपके हिसाब से क्या होगा पाकिस्तान के इकोनॉमिकली, और क्या, और आपको क्या लगता है 10 साल में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड होगा, कहाँ खड़ा होगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान से आज भी पाकिस्तान में से बाहर जो है तकरीबन 13 से 14 मिलियन लोग हैं। सही। तो इस साल 12 लाख जाने चाहिए थे, 7-8 लाख, 12 लाख चले गए, ठीक है। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम थी और दुनिया में बढ़ रही थी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें इससे जो है वो नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। जैसी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ क्रिएट होंगी फिर वापस लोग आना शुरू हो जाए। अच्छा, और ये अगर हम बोले कि मोटिवेट करना, बच्चों जो यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट करें, तो आप क्या बातें बताएंगे कि बच्चे से मोटिवेट हो जाए, यंगस्टर्स जो जिन्हें कुछ करना है, 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं? पैसे के पीछे ना भागें, अपने शौक के पीछे, अपने इंटरेस्ट के पीछे भागें।
दिल वाला काम करे, जो इसमें दिल है वो काम करे। खुद ब खुद एट सम स्टेज यू विल मेक मोर मनी। आप बहुत सारे लोग होते हैं मैं आईटी कर लेता हूँ, आईटी आपका शौक ही नहीं है तो आप अंडर परफॉर्म करेंगे। जो आपको स्ट्रेंथ है ना, अपनी स्ट्रेंथ को बैक करें। मैंने एक और चीज, बड़ा अच्छा सवाल ये है, इमरान खान की एक खास चीज, वो गिव अप नहीं करते। गिव अप नहीं करते। इलेक्शंस कब होंगे पाकिस्तान में, क्या लगता है आपको? इलेक्शन वाले दिन ही होंगे जब दिन ही होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। एक और चीज, मेहनती लोगों को मेहनती लोग ही पसंद आते हैं। मुझे तो नहीं आते। नहीं आते? हाँ। अब एक और बात करूं, अभी जो इतने सारे नए स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं अभी पाकिस्तान में, और जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए पाकिस्तान के, वो लॉस मेकिंग कर रहे हैं, तो और उनको अपना वो बिजनेस बंद भी नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करें? देखिए, उनको पहले दिन से जो है ना, ये स्टार्टअप जो है जितने भी हैं, उन्होंने एक चीज़ की कि हम मार्केट शेयर ले लें, और उन्होंने मार्केट शेयर जो है अपने प्रोडक्ट की बेस पे नहीं लिया, उन्होंने डिस्काउंट दे के लिए। ठीक है ना। तो जो स्टार्टअप इस तरह के होंगे ना, तो वो तो कभी खड़े नहीं हो सकेंगे। आपकी R&D होनी चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें जान होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी दुनिया में एग्जांपल्स हैं। फेसबुक है, फेसबुक की एक R&D थी, उसने बहुत लॉस किया। ट्विटर है, लेकिन वो उसकी एक वैल्यू बनी, उसमें जो है वो प्रोडक्ट इतने यूनिक हो गए कि कोई दूसरा नहीं लेकर आ सका। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग, मेरी नज़र से, मतलब एक करीम की एग्जांपल ले। करीम एक हाँ, वो जो है बाइकी वाले करीम, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ लॉन्च की। ठीक है ना। बाकी ये जो है होलसेल मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ों में, अब मैं जैसे समझता हूँ पाकिस्तान में फार्म टू मार्केट जो है बहुत सारी डिस्टॉर्शंस है। बेचारा वो किसान और एक तरफ जो यहाँ पे ख़रीदारी करता है, उनके बीच में जो लोग हैं वो इतनी लूट मार कर देते हैं कि उसको उसकी प्राइस नहीं मिलती और जो खरीदता है वो बहुत महंगे मिलती। तो इस पे काम करें, इनोवेटिव काम करें, गैप्स को क्लोज करें। ठीक है। ये नहीं कि इससे पैसे लेके आप डिस्काउंट लगा दिया तो मेरी शेयर, कस्टमर किसी का नहीं है। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, कस्टमर किसी का नहीं है, बात सही है। अच्छा, एक और चीज़, आजकल के टाइम में बंदा बोलता है कि हम बन जाए यूट्यूबर। क्या लगता है पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है यूट्यूब का? देखिए, पाकिस्तान में यूट्यूब का एक तो ये कि यूट्यूब जो है ना पैसे बहुत कम देता है, आपको बहुत वॉल्यूम जनरेट करना पड़ता है व्यूअर्स का। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप यूट्यूबर हैं और आपके ऑडियंस मोस्टली पाकिस्तानी है, तो इन्होंने जोग्राफी वाइज भी जो है ना रेट्स रखे हुए हैं, तो वो आपको बहुत ही लो रेवेन्यू उस पर आएगा। बहुत सारे व्यूज़ भी आ जाए, आपकी टिकट साइज बहुत छोटी बनेगी। तो आपके जो यूट्यूबर है ना, वो अपने कंटेंट पे काम करें। सीरियस कंटेंट भी होते हैं, मज़ाहिया कंटेंट भी होते हैं, तो वो उसका कंटेंट जो है यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक होगा तो वो पैसे बनाएगा। जैसे मैं आया था, मैंने इकोनॉमिक्स की जो है ना यूट्यूब वीडियोस की, लोगों ने कहा बहुत बोरिंग है, लेकिन मैंने जो पाकिस्तान के जो बड़े एंकर्स हैं जिनका नाम था, हमने तकरीबन साथ स्टार्ट की थी। तलत हुसैन की एग्जांपल देता हूँ। तलत और मैंने जो है आस पास स्टार्ट किया था, तो किसी का नहीं पता लगता उसकी मोनेटाइजेशन कब होती है। मेरी 3 महीने में होगी। पिछले दिन में तलत स्टोरी सुना रहे थे कि उनको 9 महीने लगे मोनेटाइजेशन स्टार्ट करने में, और उनका पहला चेक जो आया था वो $7 का आया था। $7 या $18 का। मेरा पहला चेक आया था 80,000 रुपीज़ का। मतलब वो कन्वर्जन जो भी हुई होगी, तो 80,000 रुपीज़। और क्योंकि मेरा ऑडियंस ऑस्ट्रेलिया, यूके, लंदन, इन्होंने घर लिए हुए यहाँ सब, एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि क्या मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ होने वाला है। तो वो जो है मेरा कंटेंट बिक गया था, बट मैंने उसको सीरियस ही नहीं लिया। बाद में मैं दूसरी तरफ चल गया, अब लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये है सबका सवाल है, ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा? देखिए, डिफॉल्ट की डेफिनेशन है ना तारीफ है। तारीफ जो है ना, अब किसी की नज़र में, एक मिसाल के तौर पे हैंडसम की एग्जांपल ले लेते हैं। किसी की नज़र में गोरा रंग होना हैंडसम है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू में लंबा होना हैंडसम है। ठीक है ना। इसी तरह डिफ़ॉल्ट की तारीफ है। पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट की तारीफ ये दी जाती है कि पाकिस्तान का जो बॉन्ड है, अगर उसकी पेमेंट नहीं की तो आप डिफ़ॉल्ट हो। लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान तो, जब अगर एलसीज की बैंक की पेमेंट्स नहीं कर रहा तो आप डिफ़ॉल्ट हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ड्यूज़ देने हैं
IPPs की, पावर कंपनीज की, तो आप डिफॉल्ट है। कंपनीज अगर बाहर अपने प्रॉफिट नहीं बेच पा रही, गवर्नमेंट ने रोके में पैसे, तो आप डिफॉल्ट है। तो पाकिस्तान हालत है, मैं ये वर्ड बहुत दफ़ा यूज़ किया कि हम हालत डिफॉल्ट में हैं। अब आपकी डेफिनेशन है कि आपकी डेफिनेशन, आप डिफॉल्ट की डेफिनेशन को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं। हमने सुना है कि आगे हमें रिपे करना, लोन जो हमने जो कर्जे लिए हैं हमें वो वापसी करना है, तो उसके बाद मतलब महंगाई मजीद बढ़ जाएगी इन फ्यूचर? कर्जे वापस करने का महंगाई से कुछ ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। महंगाई आपकी जो है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो आपकी एक्सचेंज रेट है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, उससे ताल्लुक़ है। देखिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है कर्जे वापस करने का, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 2 लोग हैं, आप बैठे हैं, आपने देने हैं 10 लाख रुपए, लोन रिपे करना है। मैं सामने बैठा हूँ, मैंने देने 10,000 रुपये, लेकिन आपकी कैपेसिटी टू रिपे ज़्यादा है, तो वो 10 लाख रुपए आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। मैं जो हूँ, मेरे को सिर्फ 10,000 देने हैं, लेकिन मेरी इनकम ही नहीं है, मेरे पास कोई एसेट ही नहीं है जिससे मैं रिपे कर सकूँ, तो मैं मोस्ट लाइकली डिफॉल्ट हो जाऊंगा 10,000 रुपये में, आप 10 लाख में डिफॉल्ट नहीं होंगे। तो इसी तरीके पाकिस्तान का ना कर्जा जो है ना इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल वही वाले हैं जैसे मेरे मसाइल। मैंने आपको कहा 10,000 मेरी आमदनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, मुल्क में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, सेविंग्स नहीं है, इस वजह से जो है मेरा चांस ज़्यादा है डिफ़ॉल्ट होने का पाकिस्तान। तो हमें उस पर काम करना है। अगर हमने उस पर काम कर दिया तो पाकिस्तान का कर्जा तो मतलब कोई इतना बड़ा है ही नहीं। अच्छा। पाकिस्तान का पूरा कर्जा है 100 अरब डॉलर यूं, और लाइबिलिटीज के साथ मिला लो तो 130 अरब डॉलर। अच्छा। इससे ज़्यादा तो अंबानी ने, इंडिया ने अकेले में लिया हुआ है एक आदमी ने लिया हुआ है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें। मेरा अपना ख्याल ये है कि हम सबको, यूथ को इंगेज करना चाहिए और एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा कि अभी इस वक्त कम है, लेकिन गैप्स बहुत बड़े हैं, और जहाँ गैप्स हो तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद क्रिएट हो जाती हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे तो अल्लाह ने जो आपको ज़िंदगी में मिलना है वो मिलना है, ठीक है ना, और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिले। मेरी मिसाल ले लें, मैंने इस प्रोग्राम में ही बताया आपको कि मैं बाहर से पाकिस्तान आ गया और आई हैव अचीव अ लॉट, ठीक है, और जो मेरे साथ बाहर दोस्त थे जो आज भी बाहर है, आज भी वो मुझे जो है देखते हैं कि मैंने उनको आउट परफॉर्म किया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा हमारा पॉडकास्ट सेशन। आप लोग आगे किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हो हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज। अच्छा, मैं कहता आपकी तरफ से मुज़म्मिल असलम साहब को अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ये लें। उम्मीद आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा आपने देखा कि मुज़म्मिल असलम साहब को मैंने जो गिफ्ट हैम्पर दिया, आप लोग भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं और आपके लिए हमने 10% डिस्काउंट रखा है। आप प्रोमो कोड डालिए वेबसाइट में जाके ऑफ10 जो नीचे शो हो रहा होगा, और आप लोग भी ले सकते हैं। मैं तो जा रहा हूँ लेने के लिए भाई, इनके मजे इनके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग भी लें और एंजॉय करें।